फ्रेंड्स, तो शानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एडमिशन क्या है, इन्हें कौन कर सकता है, इन्हें कौन साबित कर सकता है और कितने टाइप की होती हैं। साथ ही साथ हम इसकी एविडेंशियरी वैल्यू को भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिशन क्या है। एडमिशन को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। अगर हम इस सेक्शन 17 को देखें तो हमें पता चलेगा कि ये सेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिससे हमें पता चलता है कि एडमिशन क्या होगी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है कोई स्टेटमेंट जो कि ओरल, रिटन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। दूसरी बात बोल रहे हैं इसमें सेक्शन 17 में कि ये स्टेटमेंट जो हैं वो फैक्ट इन इश्यूज़ या रिलीवेंट फैक्ट के बारे में अनुमान इंगित करते हैं, यानी कोई इन्फ्रेंस दे रहे हैं फैक्ट इन इश्यूज़ या रिलीवेंट फैक्ट के बारे में। तीसरी बात इसमें बोली गई है सेक्शन 17 में कि ये ऐसी कंडीशंस में और ऐसे पर्सन्स के द्वारा किए गए हैं जो इसके बाद दिए गए हैं, यानी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ऐसी कंडीशंस और ऐसे पर्सन्स जो सेक्शन 17 के बाद दिए गए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे उन कंडीशंस की बात हो रही है और उन पर्सन्स की बात हो रही है जो सेक्शन 18 से सेक्शन 20 तक में डिफाइन किए गए हैं। तो इससे सीधा सीधा हमें पता चल जाता है कि एडमिशन क्या है। एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। और वो कैसा होना चाहिए, वो किसी भी फैक्ट इन इश्यूज़ या रिलीवेंट फैक्ट के संबंध में कोई अनुमान इंगित करता हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ वो ऐसे पर्सन्स और ऐसी सर्कमस्टेंसेस में किया गया होना चाहिए जो सेक्शन 18 टू सेक्शन 20 में डिफाइन है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि एडमिशन कौन कर सकता है। सेक्शन 18 टू सेक्शन 20 में ये बताया गया है कि कौन एडमिशन कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 18 क्या कह रहा है। ठीक है, सेक्शन 18 को अगर हम लोग देखें तो उसकी लैंग्वेज में, यानी उसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज में हमें पता चलेगा कि 5 तरह के पर्सन्स को उसमें शामिल किया गया है, यानी कि उसमें जो सर्कमस्टेंसेस एंड पर्सन्स के बारे में बताया गया है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहला बोल रहे हैं सेक्शन 18 में कि पार्टीज ऑफ द सूट या वाद के पक्षकार। तो जो भी कार्यवाहियों के पक्षकार होंगे वो अगर कोई स्टेटमेंट करते हैं जो कि सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग है, वो एडमिशन की कैटेगरी में आ सकता है। दूसरी जो कैटेगरी आ रही है, यानी कि कौन एलिजिबल होगा एडमिशन करने के लिए, तो उसमें आ रहे हैं एजेंट ऑफ दैट पार्टी, यानी कि जो मामले के पक्षकार हैं उनके अभिकर्ता अभी स्वीकृति या एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, यहाँ कंडीशन दी गई है कि जब कोर्ट ऐसा समझता है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उन्हें ऐसी एडमिशन करने के लिए परमिशन दी गई हो। अब सेक्शन 18 में तीसरी कैटेगरी जो बताई गई है वो सेक्शन 18 के सेकंड पैरा में बताई गई है कि कौन एलिजिबल होगा एडमिशन करने के लिए। यहाँ सेक्शन 18 ये बोल रहा है कि ऐसे पार्टी का स्टेटमेंट, यानी ऐसे पक्षकार के कथन जो या तो प्रतिनिधिक हैसियत में, यानी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में या तो वाद ला रहे हैं, या जिन पर ऐसे कैरेक्टर के रूप में वाद लाया जा रहा है, और उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया तब वो ऐसा कैरेक्टर या ऐसी हैसियत अपने ऊपर रखते थे, यानी जब उन्होंने स्टेटमेंट किया तब वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर अपने ऊपर रखते थे, तब उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया। और ऐसा स्टेटमेंट ओरल, रिटन या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, जैसा कि 17 में बताया गया है। तो वो क्या कहलाएंगे, वो एलिजिबल हो जाएंगे कैसे, एडमिशन के लिए, यानी उनके स्टेटमेंट को हम एडमिशन मानेंगे। इसके बाद सेक्शन 18 में 2 कैटेगरीज और बता दी गई हैं कि जिसमें कोई पर्सन अगर स्टेटमेंट करता है तो वो एडमिशन की फॉर्म में एक्सेप्टेबल होंगे, यानी एडमिसेबल होंगे। इस कैटेगरी का पहला पॉइंट जो कह रहा है कि ऐसे पर्सन्स के स्टेटमेंट भी एडमिशन होंगे जो किसी प्रोसीडिंग्स में या सूट में पेक्यूनरी या प्रोप्राइटरी, यानी संपत्तिक या फिर धन संबंधी कोई हित रखता हो, और ऐसा हित रखते टाइम, यानी ऐसा इंटरेस्ट उसने जब रख रखा है तब उसने वो स्टेटमेंट दिया हो, तो वह जो है पार्टीज के अगेंस्ट स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएंगे। सेक्शन 18 की इसी दूसरी कैटेगरी में वो व्यक्तियों के स्टेटमेंट आते हैं जिनमें पार्टीज ऑफ द सूट में या बाद के पक्षकारों को सब्जेक्ट मैटर में जिन व्यक्तियों से अपना इंटरेस्ट अराइज हुआ हो। मगर कंडीशन यहाँ ये है कि जब वो कथन करता, यानी स्टेटमेंट जिसने बोला है, वो जब वो स्टेटमेंट दे रहा था तब वो सब्जेक्ट मैटर में अपना इंटरेस्ट रखता था, और उसके बाद वो इंटरेस्ट जो है वो पार्टीज टू द सूट में के पास शिफ्ट हो गया था।
तो ये स्टेटमेंट भी उन बात के पक्षकारों के अगेंस्ट एडमिशन समझे जाएंगे। अब बारी आती है सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 की। वहाँ पे भी कुछ पर्सन्स को एलिजिबल बनाया गया है एडमिशन करने के लिए, लेकिन ये सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 में उन पर्सन्स को एलिजिबल बनाया गया है जो ना तो पार्टीज टू द सूट हैं और ना ही वो किसी भी तरीके से सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट रखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 19 क्या कह रहा है। सेक्शन 19 में उन पर्सन्स के स्टेटमेंट को एडमिशन माना गया है जिनकी स्थिति या दायित्व यानी पोजीशन या लायबिलिटी वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी है। यानी इस सेक्शन में सेक्शन 19 में थर्ड पर्सन के स्टेटमेंट को एडमिशन बताया गया है, बट कंडीशन दे दी है। एक कंडीशन ये है कि थर्ड पर्सन के स्टेटमेंट एडमिशन होंगे मगर कब, जब उसकी कोई लायबिलिटी या फिर पोजीशन किसी पार्टी टू द सूट पर अराइज होती हो, तब वो स्टेटमेंट आपके क्या माने जाएंगे, एडमिशन माने जाएंगे। यहाँ एक सेक्शन के संग में एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया। इसका जो दृष्टांत है सेक्शन 19 का वो ये कह रहा है कि बी जो है रेंट कलेक्ट करने के लिए ए को अपने यहाँ पे पोजीशन देता है और उसके बाद वो सी से रेंट कलेक्ट नहीं करता है, यानी ए सी से रेंट कलेक्ट नहीं करता है, उसके लिए बी जो है ए पर बात लाता है, यानी कि मैटर पे सूट फाइल करता है, स्यू कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ए जो है ये स्टेटमेंट देता है कि सी से कोई भी रेंट हमें लेना था ही नहीं और हमारे पास कोई रेंट उसके लिए अराइज ही नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सी का स्टेटमेंट होगा कि मेरे पास रेंट जो था वो ड्यू था और मुझे देना था बी को, तो ये स्टेटमेंट जो होगा यानी सी का स्टेटमेंट ए के अगेंस्ट एडमिशन माना जाएगा, जो इस सेक्शन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 बेसिकली उन पर्सन्स को एडमिशन करने के लिए एलिजिबल बना रहा है जिन्हें पार्टीज ऑफ द सूट ने, जो बात के पक्षकार हैं, उन्होंने किसी सब्जेक्ट मैटर पे जानकारी देने के लिए, यानी किसी व्यक्ति को किसी सब्जेक्ट मैटर पे जानकारी देने के लिए एक्सप्रेसली मेंशन कर रखा हो। इसमें भी एक इलस्ट्रेशन सेक्शन 20 में ही दिया गया है। यहाँ इलस्ट्रेशन में ये दिया गया है कि प्रश्न ये है, यानी कि क्वेश्चन ये है कि क्या जो ए ने बी को वो घोड़ा कोई बेचा है वो अच्छा है या नहीं, यानी साउंड माइंड है या नहीं। तो यहाँ पे ए कहता है बी से कि तुम जाके सी से पूछ लो और वो इसके बारे में सारी जानकारी रखता है। तो यहाँ सी के जो स्टेटमेंट होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, एडमिशन कहलाएंगे। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि एडमिशन क्या है, एडमिशन कौन कर सकता है, यानी कि सेक्शन 17 एडमिशन को डिफाइन कर रहा था। सेक्शन 18 to 20 हमें पता चल गया कौन से सर्कमस्टेंसेस और कौन से पर्सन्स एडमिशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एडमिशन कौन साबित कर सकेगा, यानी किसके विरुद्ध या किसके हित में साबित की जा सकेगी, क्या है जनरल रूल, एडमिशन कौन कर सकेगा को सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 21 एक जनरल रूल प्रोवाइड कर रहा है, यानी सेक्शन 21 का फर्स्ट पैरा एक जनरल रूल प्रोवाइड कर रहा है। वो ये कह रहा है कि एडमिशन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के या उनके हित प्रतिनिधियों के, यानी कि वो पर्सन्स जो उन्हें कर रहे हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के अगेंस्ट रिलीवेंट होंगी और उन्हीं के अगेंस्ट इन्हें साबित किया जा सकेगा। ये जनरल रूल जो है ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि कोई भी जीवित व्यक्ति के कथन जब तक रिलीवेंट नहीं माने जाते जब तक कि वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। लेकिन जो ये जनरल रूल है कि एडमिशन उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उनके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट के विरुद्ध साबित की जा सकेंगी, उसके 3 कंडीशंस वहाँ पे दे दी हैं कि वो उनके द्वारा, यानी कि जो उन्हें कर रहा है उनके द्वारा या उनकी ओर से भी साबित की जा सकती है। यानी कि ये जो 3 कंडीशंस हैं वो जो जनरल रूल है उसका एक एक्सेप्शन बता रही हैं, और वो एक्सेप्शन हमारा कहाँ दिया गया है, वो भी सेक्शन 21 में ही दिए गए हैं 3 कंडीशंस के रूप में। सबसे पहली कंडीशन कह रही है कि यदि कोई स्टेटमेंट इस कंडीशन का या इस नेचर का है कि वो सेक्शन 32 में रिलीवेंट होता तो वो यहाँ पर भी रिलीवेंट समझा जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन या कंडीशन ये बता रही है कि ऐसे स्टेटमेंट जो किसी व्यक्ति के मन की या शरीर की दशा के विवाद्य या सुसंगत तथ्यों की एग्जिस्टेंस के बारे में हो और साथ ही साथ वो उस समय किए गए हों जब ऐसे मन की या शरीर की दशा एग्जिस्टेंस में हो। और उसके बाद कंडीशन यहाँ ये भी आ रही है कि जब ऐसी दशा एग्जिस्टेंस में हो तो उसका कंडक्ट इस एग्जिस्टेंस को, यानी कि मन की या शरीर की दशा की जो एग्जिस्टेंस है उसको कंफर्म कर रहा हो। तब वो जो स्टेटमेंट है जिस व्यक्ति ने कहे हैं उसकी ओर से या उसके द्वारा साबित
किए जा सकेंगे और वो एडमिशन होंगे। तीसरी कंडीशन या एक्सेप्शन ये बता रहा है कि कोई भी ऐसे स्टेटमेंट किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित किए जा सकेंगे यदि वो एडमिशन तो रिलीवेंट नहीं है, बट वो सेक्शन 6 to 55 में किसी भी और कंडीशन में रिलीवेंट बनाए गए हैं, तो वो स्टेटमेंट भी हमारे एडमिशन के तौर पे रिलीवेंट समझे जाएंगे। हमने देख लिया एडमिशन क्या है, कौन कर सकता है और कैसे साबित की जा सकती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एडमिशन कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली ये 2 टाइप के होते हैं, जुडिशियल एडमिशन और दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल। इन्हें हम फॉर्मल एडमिशन भी बोलते हैं और इनफॉर्मल भी बोलते हैं। साथ ही साथ एक तीसरा टाइप भी है जो कहलाता है एडमिशन बाय कंडक्ट। अब हम तीनों को लाइन से देख लेते हैं। पहला है जुडिशियल एडमिशन या फॉर्मल एडमिशन, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रारूपिक स्वीकृति या न्यायिक स्वीकृति। तो ये जुडिशियल एडमिशन जो हमारे होते हैं ये करे जाते हैं ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग, जब कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं न्यायालय की उसके प्रारंभिक स्तर पे ये किए जाते हैं। और दूसरी बात कि ये बात के पक्षकारों पर पूर्ण रूप से बाध्य होते हैं, यानी कि ये फुल्ली बाइंडिंग इन नेचर होती हैं। और तीसरी बात इसमें जो होती है, अगर इन प्रकार का एडमिशन कर लिया गया है, यानी कि ये जुडिशियल एडमिशन कर लिया गया है, तो पक्षकार जो होते हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ से बच जाते हैं, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ का बेवर हो जाता है इसमें। और न्यायिक स्वीकृतियों को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 58 में डिफाइन किया गया है और वहाँ बता दिया गया है कि यदि कोई पक्षकार जो आपस में स्वीकृतियाँ कर लेते हैं जो कंडीशंस उसमें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे वे लोगों को उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हमारी आती हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन या न्यायिकेतर स्वीकृति या फिर अनौपचारिक स्वीकृति। ये स्वीकृति जो है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं होती हैं, यानी ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स से बाहर होती हैं। और ये जनरली क्या होती है, डे टू डे लाइफ में जो हम लोग एडमिशन करते हैं या कोई भी बात को हम एडमिट करते हैं, ये उस टाइप की होती हैं। ठीक है। तीसरी हमारी आती है एडमिशन बाय कंडक्ट, यानी कि आचरण के द्वारा की गई स्वीकृति। जब कभी भी कोई बात जो हमारे को करनी है, यानी कि जहाँ बोलना बहुत आवश्यक हो और अगर हम नहीं बोलेंगे तो दूसरे पक्षकार के विरुद्ध हमारी सहमति मान ली जाएगी, उस कंडीशन में अगर हम मौन रहते हैं तो वो हमारी क्या समझी जाती है, सहमति समझी जाती है। और यही हमारा क्या कहलाती है, एडमिशन बाय कंडक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन, यानी कि स्वीकृतियों का साक्षिक महत्व। तो इसके संबंध में हम लोगों को 2 सेक्शन देखने हैं। एक सेक्शन है हमारा 31, दूसरा हमारा 58। तो सेक्शन 31 में इसका बेसिकली एविडेंशियरी वैल्यू की बात की गई है। वहाँ पे ये बताया गया है कि स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है परंतु विबंध कर सकती हैं, यानी दीज आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, मगर एस्टॉपल क्रिएट कर सकती हैं। तो देखिए कंक्लूसिव प्रूफ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं अपने लास्ट वीडियोस में, जो सेक्शन 4 में दिया गया है 3rd पैरा में। तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि जब कंक्लूसिव प्रूफ की बात कहीं पे भी होती है तो वहाँ ना तो आप सबूत दे सकते हैं, यानी कि पार्टी जो है ना तो वो कोई एविडेंस प्रूफ प्रोड्यूस कर सकती हैं, ना ही कोर्ट परमिशन देता है कि आप उस चीज़ को डिसप्रूव करिए। अब यानी कि ये बता दिया कि कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम हमें अब साबित करना होगा दूसरे सबूतों के द्वारा। यानी प्रथम दृष्टया यानी फर्स्ट इंस्टांस में तो कोर्ट मानेगा कि हाँ ऐसा होगा, बट यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्रूफ देने होंगे इस चीज़ को एविडेंशियरी वैल्यू में लाने के लिए, यानी कि इसको कंक्लूसिव प्रूफ बनाने के लिए। दूसरी चीज़ इसमें बोल रहे हैं कि ये स्टॉपल क्रिएट कर सकती हैं। तो स्टॉपल हमारा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 8 के सेक्शन 115 में डिफाइन किया गया है, जो कि ये बता रहा है सीधा सीधा कि कोई बात अगर आपने कर दी है तो बाद में आप उस बात से मुकर नहीं सकते, यानी कि कोर्ट आपको वहीं पे स्टॉप कर देगी और आपको आपकी बात पे बने रहने के लिए बोलेगी। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि आप अपनी जो आपने एडमिट कर लिया कोई भी मैटर पे, उस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते, बट आपको उस चीज़ को जो यानी कि जो इस बात को प्रूव करना चाह रहा है उसको इस संबंध में और एविडेंसेस देने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो सेक्शन 58 में बोल रहे हैं, जहाँ पे एविडेंशियल वैल्यू की बात आती है, सेक्शन 58 कह रहा है फैक्ट्स एडमिटेड नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, यानी कि स्वीकृत तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ये इसके मतलब है कि कोई भी जो पार्टी है, जो मामले के पक्षकार हैं या उनके एजेंट या अभिकर्ता हैं, उन्होंने यदि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अगर कोई भी चीज़ को स्वीकार कर लिया, यानी कोई भी फैक्ट को एडमिट कर लिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हियरिंग, यानी सुनवाई के समय, या फिर इसे रिटन में इन्होंने एडमिट कर लिया है, या फिर प्लीडिंग
के टाइम पे इन्होंने इसे एडमिट कर लिया है। अगर इन तीनों सर्कमस्टेंसेस में कोई भी फैक्ट को एडमिट कर लिया गया है तो उस फैक्ट को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, और ये एक टाइप है हमारा जुडिशियल एडमिशन का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज एडमिशन, कौन कर सकता है एडमिशन, कौन साबित कर सकता है, कितने टाइप की होती हैं, साथ ही साथ हमने इसकी एविडेंशियरी वैल्यू को भी देख लिया। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जो सेक्शन वाइज मैंने बातें बताई वो तो इंपॉर्टेंट है ही, एज वेल एज ये पूरा आंसर आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में पूरा का पूरा कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी टॉपिक वाइज भी पूछ लेते हैं। तो आज की वीडियो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।